हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज़ 27 फरवरी। पहले तो दो बातें डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो आज भी आपने देखा होगा एडिटोरियल पे जो हम गाइडलाइंस लेके आई है, पॉलिसी लेके आई है गवर्नमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए और उनके लिए, वो डिटेल्ड में नहीं आया है आज भी। तो हम सिर्फ 2 दिन वेट करेंगे, आज देखेंगे, कल देखेंगे। कल तो एडिटोरियल नहीं आता है संडे को, और मंडे को देखेंगे। अगर मंडे को भी एडिटोरियल में नहीं आया और डिटेल्ड उसकी नहीं आई तो यू डोंट वरी, आई विल मेक नोट्स। और जो प्रॉपर डिटेल नोट्स, चाहे मुझे गवर्नमेंट की साइट से डालना पड़े चाहे जैसे भी, आई विल मेक डिटेल नोट्स और उसका मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अभी तक क्यों नहीं बताया गया। ऑलराइट, तो आज देखते हैं क्या था एडिटोरियल पे। एडिटोरियल पे जो यूएस वाला का दे रखा था ना, उसमें हमें क्या क्या देखना है, कुछ कुछ वर्ड्स थे जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। एक तो अर्थ डे समिट दे रखा था। उसमें क्या है कि अर्थ डे समिट देखते हैं कि पहली बार सेलिब्रेट हुआ था 1970 में। तो इसका मतलब करीबन 2020 में इसको 50 साल हो गए हैं। तो इसको हमें देखना चाहिए क्या है क्या नहीं। अर्थ डे समिट सेलिब्रेट किया था फर्स्ट 1970 में। ग्लोबली अर्थ डे नेटवर्क इसको कोऑर्डिनेट करता है। अर्थ डे नेटवर्क क्या है वो भी हम देखते हैं। और ये 193 कंट्रीज़ में सेलिब्रेट होता है। और ये बेसिकली इस आइडिया को प्रोपाउंड किसने किया था? गेलॉर्ड नेल्सन थे, अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट। उस टाइम मैं आपको बता देता हूँ, 1970 में करीबन 10% पॉपुलेशन जो थी यूएस की सड़कों पे आ गई थी एनवायरनमेंट को लेके कि एनवायरनमेंट को बचाओ। तो अर्थ डे ऑल्सो कॉल्स फॉर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे 1992 की अर्थ समिट की डिक्लेरेशन में भी हुआ था कि हमें हारमनी और नेचर के साथ हारमनी रखनी चाहिए, नेचर के साथ भी, अर्थ के पास साथ भी, ताकि हम बैलेंस बना के रखें कि हमें इतना भी इकोनॉमी को ना बढ़ा दें, सोशल एनवायरनमेंट को हमने डैमेज करके। तो हमें प्रेजेंट की नीड्स को भी फुलफिल करना है और फ्यूचर जनरेशन का भी देखना है। तो पेरिस एग्रीमेंट ऑल्सो ओपन ऑन 22 अप्रैल, ताकि जो अर्थ डे समिट है ना वो तभी इसलिए 22 अप्रैल को ही मनाते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे जो है इंकरेजेस पीपल टू टेक मोर स्टेप्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। ठीक है, उसके बाद अर्थ डे नेटवर्क मैंने बताया था क्या देखना है। अर्थ डे नेटवर्क जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसका मिशन क्या है? डाइवर्सिफाई करना, एजुकेट करना पीपल को एनवायरमेंटल मूवमेंट के लिए। उसके बाद अर्थ डे देख लिया, हमें थोड़ा सा अर्थहार आता है तो अर्थहार भी देख लेते हैं। अर्थहार जो है वर्ल्ड वाइड फंड का वो था एनुअल इनिशिएटिव जो 2007 में शुरू हुआ था। और ये बेसिकली क्या होता है कि 1 घंटे के लिए अपनी लाइट स्विच ऑफ करनी होती है एज पर देयर लोकल टाइम। ये नहीं है 8:30 से 9:30 जीएसटी जीएमटी के हिसाब से चलेगा। अपने लोकल टाइम के हिसाब से 8:30 से 9:30 है ये। ठीक है, और आइडिया क्या है बेसिकली इसमें, फ्रॉम द रिफ्रेन करना नॉन एसेंशियल लाइटनिंग को जलाने से अच्छा ये है कि आप अपनी एनर्जी सेव करें। अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या है? ये वर्ल्ड लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में एस्टैब्लिश हुई थी स्विट्जरलैंड में। दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था तो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ही देखना है आपने, ज़्यादा हर चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। जैसे अर्थ डे लिख लीजिएगा, 1970 में फर्स्ट सेलिब्रेटेड। अर्थ डे नेटवर्क इसको ग्लोबली कोऑर्डिनेट करता है। किसने कॉइन की थे टर्म या किसका आइडिया था? बस इतना करने की ज़रूरत है और ज़्यादा इसको इतनी डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। बट ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसको 50 साल हो गए, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। उसके बाद एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में था। ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैप में भी दिखाता हूँ, पहले से देख लीजिए। तो ये पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है बेसिकली रशिया से जर्मनी की वाया बाल्टिक सी। ठीक है, और ऑलरेडी एक नॉर्ड स्ट्रीम चल रही है, ये इसको डबल हो जाएगी इससे कैपेसिटी। और ये इससे क्या है कि इट इज़ इंटेंडेड टू प्रोवाइड बेनिफिट्स क्या होंगे, यूरोप को सस्टेनेबल गैस सप्लाई मिलती रहेगी। और रशिया को क्या इसका बेनिफिट होगा, उसको यूरोप की गैस मार्केट मिल जाएगी। और ये टेरिटोरियल वाटर्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जाता है 3 कंट्रीज के थ्रू, क्योंकि फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। ये ज़रूरी है आपको देखना, क्योंकि ये आपको अगर बाल्टिक स्टेट्स का पूछ लेते हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से, तो भी मैं वो सब दिखा रहा हूँ आपको। बाकी आपको पता चल जाना चाहिए, आइडिया हो जाना चाहिए किस साइड है ये बाल्टिक सी। और सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है कि प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज क्यों कर रहा है यूएसए। एंड जर्मनी के कुछ ईस्टर्न नेबर्स भी हैं जैसे पोलैंड, चेक रिपब्लिक, वो कह रहे हैं कि रशिया के ऊपर डिपेंडेंस हमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी और यूरोपियन यूनियन के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को भी ये हार्म करता है। क्योंकि इससे हम हो सकता है कि अपनी रशिया जो है मिलिट्री प्रेजेंस भी इंक्रीज करेगा बाल्टिक सी पे, और मिलिट्री इंफॉर्मेशन भी ट्रांसमिट कर सकता है नेवल वेसल्स के साथ। ठीक है, अब उसका हम थोड़ा सा मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये है बाल्टिक, ये नॉर्थ स्ट्रीम, ये रशिया है। और ये देखिए फिनलैंड, इधर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, इधर फिर रशिया आ जाता है, पोलैंड कहाँ कहाँ से होके ये जर्मनी पहुँच रही है बाल्टिक। इसकी आप बॉर्डरिंग कंट्रीज देख सकते हैं बाल्टिक सी की। ऑलराइट, उसके बाद अब देखते हैं, एक नाम था सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव। तो ये सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव क्या था बेसिकली
किसी भी एक सिंगल नेशन के ऊपर डिपेंडेंस होना वो गलत होता है। कल को अगर आप सपोज़ करिए कि अगर आप एक आदमी पे डिपेंडेंट है कि वो ही आपको खाना देगा या वो ही खाने का सामान देगा, रॉ मटेरियल देगा तो आपका घर खाना बनेगा। कल को वो नहीं देना देता या वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कहता है यार तू ये काम कर, नहीं तो मैं ये कंट्रोल कर रहा हूँ। तो इसलिए ये शुरू हुआ था जब ये कोविड-19 पैंडेमिक में ये आइडिया प्रपोज़ किया था जापान ने, और इसके पार्टनर्स हैं जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। आपको अगर सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव का आता है तो क्वाड कंट्रीज़ के साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं तो इसमें यूएस नहीं है, इसमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया हैं। उस आर्टिकल में भी क्लियरली लिखा हुआ है इसमें यूएस इज़ नॉट अ पार्ट, और इसमें एक एम यही है, डिपेंडेंसी एक सिंगल नेशन पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होनी चाहिए। अगर सपोज करिए आपको पता है कि हिंदुस्तान जो है अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी में उसके जो बेसिक एपीआई आते हैं, फार्मास्यूटिकल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो बहुत ज़्यादा चाइना से आते हैं। तो उसके लिए अब हमें डिफरेंट एवेन्यूज़ देखनी चाहिए, एक जगह हमें डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए किसी भी कंट्री से। हेविली डिपेंडेंट ऑन सप्लाईज फ्रॉम वन कंट्री असेंबली लाइन्स, वो गलत है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी, नेशनल इकोनॉमी के लिए भी। ठीक है, ये मैंने बाकी इसका बना दिया है। चाइनीज़ का पॉलिटिकल बिहेवियर डिसरप्शन से सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है, उस वजह को भी देखा गया। तो याद रखिएगा, इट वाज फर्स्ट प्रपोज बाय जापान, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पार्टनर्स हैं, और भी ये लोग पैसिफिक नेशंस में पार्टनर्स बनाएंगे। अभी फिलहाल जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया है, इतना आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में आपने देखा होगा, ये जो श्रीलंका ने कहा है इंडिया को कि भैया वोट ना देना, ये ना देना, वो ना देना। अभी तक तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे थे वो। देखिए यही होता है, जब किसी को ज़रूरत पड़ती है किसी की तभी याद करता है, नहीं तो वो अपने हिसाब से चलता है। तो थोड़ा सा हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्या वो रो रहा है क्या नहीं रो रहा है। आपको बेसिकली यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यूएस ने इसको छोड़ दिया था 2018 में, फिर पकड़ रहा है सब, कभी कुछ कर रहा है। यूएस ने क्या क्या छोड़ा था, उसको क्या क्या पकड़ा है, चाहे वो पेरिस क्लाइमेट मीट हो, चाहे वो WHO हो, वो हम सब कुछ ऑलरेडी देख चुके हैं। थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स काउंसिल का देख लेते हैं। ये 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था, जेनेवा में है। प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना ह्यूमन राइट्स वायलेशन को। जो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आप तो इसमें से नोट कर ही सकते हैं, बट मेजर मेजर याद रखिएगा, क्योंकि मेंस के लिए नहीं है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। यूएनएचआरसी के 47 मेंबर्स होते हैं, 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लड़ सकते हैं लगातार, 2 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब 3 साल बने रहे, उस वक्त तुरंत 3 साल के लिए दोबारा बन सकते हैं। जैसे पाकिस्तान इस बार बना है ना, तो 2018 से 21 तक था, 21 से 24 तक दोबारा बन गया है। अब वो तीसरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए नहीं कर सकता, तो 6 साल के लिए आप बन जा सकते हैं। 3 ईयर टर्म होती है, उसमें कॉन्जिक्यूटिवली आप दूसरी बार भी बन सकते हैं। 5 ग्रुप से इनकी सिलेक्शन होती है। 5 ग्रुप्स बताता हूँ भी कौन कौन से हैं। 96 मेंबर्स की आपको, तो अगर इसका मेंबर बनना है आपको यूएनएचआरसी का, आपको यूएन का मेंबर होना ज़रूरी है, और यूएन में इसकी वोटिंग होती है। तो आपको जैसे पता है 191 स्टेट्स हैं, तो आपको 96 वोट चाहिए होते हैं, मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है 50%। ठीक है, और मेंबरशिप हैज़ टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड जोग्राफिकली, मतलब ये है कि जो हमने बताया कि 5 ग्रुप्स में ये बटा हुआ है, तो पांचों ग्रुप से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। वो 5 ग्रुप्स कौन से हैं? अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप। उसके बाद ये मैं पॉइंट बता सकता हूँ, सेशन जो है इनका 3 सेशंस होते हैं हर साल, याद रखिएगा, 3 टाइम्स इन अ ईयर। 3 साल में एक बार नहीं, साल में 3 बार होते हैं। काउंसिल जो है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू करती है यूएन मेंबर स्टेट्स का, याद रखिएगा। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू क्या है? ये एक नॉन बाइंडिंग, एक तो सबसे बड़ी बात है यूएनएचआरसी की जो भी चीज़ें हैं वो नॉन बाइंडिंग होती हैं, तो वो नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन करता है ह्यूमन राइट्स इशू पे थ्रू अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑल द स्टेट्स। जितने भी यूएन की मेंबर स्टेट्स हैं उनका यूनिवर्सली नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास करता है ऑन ह्यूमन राइट्स इशू, जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। सबसे ज़रूरी बात, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार आपको प्रीलिम्स में हो सकता है ये क्वेश्चन, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, व्हाट इज़ यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, उसी के ऊपर 4 पॉइंट्स ना आ जाए। कौन करता है? ह्यूमन राइट्स काउंसिल करता है। क्या होता है? नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन होता है ऑन ह्यूमन राइट्स इशू। किस पे होता है? सिर्फ मेंबर्स पे, ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स पे होता है। ठीक है, और उसके बाद दैट्स इट फॉर यूएन ह्यूमन राइट्स। उसके बाद अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ प्लीज़। और उसके बाद है एडिटोरियल पे, ये जो था सेशन कोड का दिल्ली का, जो मिस रवि के ऊपर दिया है, ये आप सेक्शन 124A का हमने पूरे डिटेल नोट्स बनाए थे, आपको पता होगा, मेंस के लिए मैंने बनवाया था। तो उसमें आप ये पॉइंट
जो हमने करंट पर्सपेक्टिव थोड़े बहुत देने होते हैं ना, देखिए कभी भी आप जैसे सेक्शन 124A को लेके या सेक्शन 169, 166 इन चीज़ों को लेके बनाए ना, तो थोड़ी जगह छोड़ दीजिए कीजिए, क्योंकि करंट के जब चीज़ें जुड़ती रहेंगी, एक साल में तो पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें जुड़ेंगी, और अभी तो मेंस को भी 4-5 महीने, 6 महीने, 7 महीने हैं, तो और भी चीज़ें बहुत जुड़ेंगी। तो थोड़े थोड़े पॉइंट्स आप करंट के ऐड करते रहिए। जैसे आप ये इसमें उसी सेक्शन 124A में ऐड करिए कि सेशन, ये प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए बता रहा हूँ, कि सेशन कोर्ट इन दिल्ली कि उन्होंने बिलीफ को डिस्पैच, मतलब कि ये स्क्रूटनी करना, जो ये पुलिस ने अननेसेसरीली इनको वो करा है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए, लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी के लिए ज़रूरी है, जो भी जेल किए जा रहे हैं पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। और उन्होंने कहा है कि जो रवि का एक्टिविज्म है, इट इज़ रिलेटेड टू हर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और अगर वो उस वजह से ग्लोबल ऑडियंस के पास अटेम्प्ट पहुंच रही है, उनकी रीच, तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो कह रहे हैं कि अगर आप बोल रहे हैं वो ठीक है, अगर उनकी उस वजह से उनकी जो ऑडियंस तक पहुंच रही है, ग्लोबल ऑडियंस तक भी बात पहुंच रही है, तो उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का वो पार्ट है, इसको आप गलत नहीं कह सकते। और उसके बाद कंक्लूजन में ये बड़ा अच्छा कंक्लूजन आया, तो उस दिन भी कंक्लूजन दिया था, तो आपको जो कंक्लूजन याद रहे आप लिख सकते हैं, तो ये पॉइंट ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा करंट वाला में अगर आप मेंशन कर दें तो अच्छा लगता है। तो इसमें भी आप ये कंक्लूजन ये भी लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो प्लेस इन मॉडर्न डेमोक्रेसी फॉर कॉलोनियल एरा लीगल प्रोविजन सच एज सेडिशन, कि कॉलोनियल के टाइम पे जब हम गुलाम थे, उस टाइम के रूलिंग्स अभी तक चल रही हैं, वो हमारे को मंजूर नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्रॉडली डिफाइंड है, इतना ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है, और ये रिप्रेस करता है एक्टिविज्म को। तो सेक्शन 124A डिजर्व्स टू बी स्क्रैप्ड। मैंने जैसे वो कल भी बताया था कि कई बातों में आपको ओपिनियन अपनी रखनी होगी, तो सेक्शन 124A में जो आपने जहाँ भी नोट्स बनाए थे वहाँ पे ये पॉइंट ऐड कर लीजिए। एक तो करंट में लिख के, करंट पर्सपेक्टिव से ये मिस दिशा का लिख लीजिए कि दिल्ली के सेशन कोर्ट ने क्या क्या बातें कही हैं, और इसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। उसके बाद एक आर्टिकल अभी हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल का साइंस के ऊपर, तो मगर उससे पहले अपना एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख लीजिए क्या है। एक तो ये यूएन की एजेंसी है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जब किसी आदमी ने अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपने कहते हैं ना वो नए थॉट से कोई भी चीज़ क्रिएट करी हो, दैट इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसमें फिर आपको कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क सब आ जाता है। ऑल्सो इंक्लूड सर्टेन टाइप ऑफ राइट्स, जैसे कि ट्रेड सीक्रेट्स, पब्लिसिटी राइट्स, मॉरल राइट्स एंड राइट्स अगेंस्ट अनफेयर कॉम्पिटिशन। ये प्रीलिम्स वाले नोट करिए। और विपो जो है 1967 में क्रिएट हुआ था टू इंकरेज क्रिएटिव एक्टिविटी, प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये ध्यान से नोट करिएगा। यहीं पे पेटेंट्स की या जो भी जो जाती है ना, अगर आपको पेटेंट कराना है और वर्ल्ड लेवल पे कराना है, तो आप जब एप्लीकेशन भेजोगे तो वो विपो को भेजोगे। तो इसलिए याद रखिएगा, कभी अगर ऐसा आए पेटेंट्स के लिए कहाँ जाते हैं, तो विपो के पास जाते हैं। ऑल द मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूएन आर एंटाइटल्ड, ऑब्लाइज्ड नहीं है, मगर आप बन सकते हो विपो का अगर मेंबर बनना है, तो यूएन की मेंबर स्टेट्स ऑब्लाइज्ड नहीं है कि बनना ही ज़रूरी है। इंडिया ने ज्वाइन किया था 1975 में, साल ना भी याद रखो, मतलब ये है कि इंडिया विपो का मेंबर है। और उसका एक पब्लिकेशन आती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भाई थोड़ा याद रख लेना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है विपो की आती है, और ये किसके साथ मिलकर बनाते हैं? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इनसेड। ठीक है, और पेज 14 पे था कि इंडिया जो है वहाँ पे कॉफ़ी प्रोडक्शन कम हो गई है, और क्योंकि इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था अरेबिका प्रोडक्शन 1.02 लाख मीट्रिक टन्स, रोबस्टा कर रहा था 2.4 लाख मीट्रिक टन्स। आपको ये देखना नहीं है कि कितने टन कर रहा था, इससे हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ, मतलब इसका मतलब ये है कि अरेबिका कम होती है, रोबस्टा ज़्यादा होती है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में कॉफ़ी में अगर आता है कॉफ़ी के ऊपर, तो आएगा तो बेतुकी चीज़ें पूछेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा कि याद रखने का तरीका है कि हम रशिया से थोड़ा ज़्यादा नज़दीकी हैं हमारी पुरानी, और अमेरिका से कम है। तो आप याद रख सकते हैं रशिया, आर से रशिया नज़दीकी है तो रोबस्टा ज़्यादा होती है, अरेबिका कम होती है। ए से अमेरिका होता है ना, तो इस वजह से ऐसे बता रहा हूँ याद करने का। सबको पता है रशिया से थोड़ी हमारी नज़दीकी तो ज़्यादा ही है, तो रोबस्टा ज़्यादा होती है, अरेबिका कम होती है। कॉफ़ी जो है 3 रीजन्स में ज़्यादातर ग्रो होती है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, जो ट्रेडिशनल कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन्स हैं। अब ज़्यादा न्यू एरियाज़ भी डेवलप हो गए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स। कर्नाटका 80% कंट्री की जो टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन है कर्नाटका में होती है, और कहते हैं हिंदुस्तान में अगर जितनी भी होती है उसकी 70% कॉफ़ी जो है एक्सपोर्ट होती है। यूरोपियन एशियन मार्केट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा अगर स्टेटमेंट्स आएंगी तो बहुत बेतुकी आएंगी, इसलिए आप हर चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो नोट करिए। उसके बाद
चलिए अब ये देखते हैं, साइंस के ऊपर है, ये मेंस वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या है कि अब क्या सुनना है, इसमें क्या देखना है, ये देखिए कि कई बार आपके ऊपर साइंस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई क्वेश्चन आए, या हम कहाँ स्टैंड करते हैं क्वेश्चन आए, या अगर आप ऐसे में कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक चूज़ करते हैं साइंस से रिलेटेड, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कुछ डेटाज लिखने, कुछ डेटाज वहाँ पे आपको अगर पॉइंट्स लिखेंगे आप तो यू विल फेच गुड मार्क्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे नेशनल साइंस फाउंडेशन, अच्छी खबर क्या है कि नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएस की कह रही है कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट पब्लिशर था। देखिए क्या होता है कि हर कंट्रीज ना जर्नल्स में साइंस कॉन्फ्रेंस पेपर्स अपने भेजती रहती है, कुछ भी साइंस जर्नल्स, इंजीनियरिंग जर्नल आर्टिकल्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, तो उसमें नेशनल साइंस फाउंडेशन जो यूएस के वो कह रही है थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहे हैं हम, पब्लिशर रहे हैं आफ्टर चाइना एंड यूएस। मगर कहते हैं फिर आप प्रो लिख दिए, जैसे मैं बताया था प्रोस लिखो फिर कॉन्स, कि चाइना यूएस का अभी भी हमसे तिगुना और दुगुना है नंबर। फिर कह सकते हैं कि पब्लिकेशन, सबसे गलत बात क्या रही है कि पब्लिकेशन जो इंडिया की गई है वो इम्पैक्टफुल नहीं रही, क्योंकि इंडिया का जो इंडेक्स स्कोर आया है वो 0.7 आया है, जो बहुत कम है यूएस चाइना यूरोप से। और क्योंकि इंडेक्स स्कोर 1 अच्छा माना जाता है और हमारा सिर्फ 0.7 आया है। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा कॉन्स में लिखिएगा कि विपो ने कहा है कि इंडिया ने सिर्फ 2053 आप 2053 तो याद नहीं रहेगा, अराउंड 2000 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करी हैं। फिर आप कंपेयर करिए कि चाइना ने 59,000 करी हैं और यूएस ने 58,000 करी हैं। देखिए आपको 57840 याद नहीं रहेगा, 58990 नहीं याद रहेगा, तो अराउंड 59,000 अराउंड 58,000 कर सकते हो। तो इसलिए इंडिया हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, और ये पहली बार है कि चाइना ने यूएस से ज़्यादा पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करी हैं। प्रीलिम्स वाले भी लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पेटेंट फाइल करे हैं चाइना ने। कहते हैं चाइना, जिस चाइना ने, हम कहते हैं चाइना का हम ये बिगाड़ेंगे वो बिगाड़ेंगे, सिर्फ 276 पेटेंट्स अप्लाई किए थे 1999 में, और आज वो देखिए कि इनोवेशन का टाइटन बन चुका है 2019 में। तो सी द ग्रोथ दे हैव डन। फिर आपने लिखना है थोड़ा सा साइंस पॉलिसीज लिख सकते हैं आप, अगर याद रहे लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, याद रहेगा तो अच्छी बात है कि दे आर बीन 4 साइंस पॉलिसीज टिल नाउ। जैसे 1947 में हम कह देना कि आई थी हमारी, अब जो 2021 में आई है वो 5th पॉलिसी है, उससे पहले 4 पॉलिसीज रही हैं। कि 1958 में हमने साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया था, जिससे हमने एम किया था साइंटिफिक एंटरप्राइजेस को डेवलप करने का, उस बाद इसकी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड साइंस पॉलिसी हम लेके आए थे 1983, ताकि हम टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस बने। फिर हम 2003 में लेके आए थे, ताकि उसमें हमने एम किया था कि हम इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। बस इतना इतना पॉइंट लिखना होता है, ये नहीं कि आपको बहुत डिटेल में कि क्या क्या पॉलिसी में लिखा था, क्या पॉलिसी में नहीं था। इतना इतना लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ यार ये सब कुछ जानते हैं, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानता है कि हिंदुस्तान में साइंस पॉलिसीज़ क्या क्या आई हैं। फिर 2003 में लेके आए थे हम कि हमने साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, फोकस था कि हम टॉप 5 ग्लोबल साइंटिफिक लीडर्स में से आए, एक बने एक। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि हम फिर 2021 में हमारा आया है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट, जो हमने 21 में हमारे आ गया है। उसमें हमने कहा है कि हमें एक तो डबल नंबर करने हैं फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर्स के, और हमने ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना है R&D पे, और हमने प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन भी लानी है, हर क्या नाम है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी हमें करानी है, और हमें इंडिया को टॉप 3 में पहुंचाना है साइंटिफिक सुपर पावर में। जैसे उस पिछले बार तो हमारा टॉप 5 में था, इस बार टॉप 3 में है। अब ये प्रीलिम्स वाले लिखिएगा कि STIP 2020 डिफाइंस एन ओपन साइंस फ्रेमवर्क। ओपन साइंस फ्रेमवर्क क्या है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंसान अगर चाहे तो वो एक ही जगह पे जर्नल्स असेस कर सकता है, एक ही सब्सक्रिप्शन पे। मतलब आपने सपोज सब्सक्राइब कर दिया एक साइट के ऊपर, और वहीं आपको पूरे हिंदुस्तान के सारे जर्नल्स जितने भी सब डिस्प्ले हुए हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, ताकि आपको एक ही जगह बैठ के एक ही साइट पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, दोनों को ही इससे फ़ायदा होगा। और कहते हैं इंडिया का जो R&D है, रिसर्च डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर है, वो सिर्फ 0.6% है GDP का, बहुत कम है। US चाइना का 2% से ज़्यादा है, और इसराइल का तो 4% है। तो ये आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट साइंस एंड उसमें मेंशन करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा चेक करने वाले को। वो कह रहा है कि एक बेसिक रीज़न भी है इंडिया का फंडिंग में R&D का लो होने की वजह, कि वो ये है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है,
उसके बाद इसमें कोई कंक्लूजन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, या किसी भी जगह साइंस के ऊपर अगर आपको लिखना है तो उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं। किसी जगह आपको लगता है कि हाँ मैं इस जगह इस पॉइंट को मेंशन कर सकता हूँ, लिख लीजिए, कहीं ना कहीं काम आती है नॉलेज, ठीक है। कहीं पे अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि सर साइंस को लेके क्या तरक्की कर रहे हैं, या चाइना के साथ हम क्या कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं सर चाइना का ये हाल हुआ हुआ है और हमारा ये हाल है कि हमने सिर्फ 2000 पेटेंट्स फाइल करें और वो साला 59,000 कर रहा है, बताओ फ़र्क देखो आप, कोई पॉपुलेशन का फ़र्क तो है नहीं इतना, बट देख लीजिए फ़र्क। अच्छा जी, दैट्स इट फॉर टुडे। अब एक बात मुझे आप लोगों से करनी थी, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के जैसे कमेंट्स आते हैं, कुछ लोगों के बड़े कंसिस्टेंट टाइम पे आते हैं। देखिए मैं इसमें कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कमेंट्स करिए ज़रूर, मैं वैसे बता रहा हूँ कि किसी के कंसिस्टेंट टाइमिंग्स पे आ रहे हैं, किसी के अलग अलग टाइमिंग्स पे आते हैं। आई थिंक वो समझ गए होंगे कि वो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम लेना ठीक नहीं है। मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, आपने देखा होगा कभी भी कि आप अगर किसी डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं ना, जैसे आई थिंक मैं आपको बता ही देता हूँ कि मेरे को जैसे बीपी है तो मैं बीपी की मेडिसिन लेता हूँ, तो मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि कभी भी आप बीपी की मेडिसिन लें तो एक ही टाइम पे लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छी रहती है। टाइम फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आप रोज़ सुबह 8 बजे ले रहे हो तो सुबह 8 बजे ही लीजिए, तो उससे क्या होता है वो अच्छा इफेक्ट डालती है। अब डालती होगी, अब मैं उसकी रीजनिंग में नहीं गया क्यों उससे क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं फ़र्क पड़ेगा। पूजा भी अगर करने जाओ तो पूजा में भी कहते हैं कि एक टाइम पे अगर आप करोगे ना कोई भी चीज़ तो बड़ा अच्छा इफेक्ट डालती है। कभी मैं इसकी रीजनिंग पे नहीं गया, कभी उसमें नहीं घुसा, तो इसलिए मैं देख रहा था कि किसी के कमेंट्स जो हैं कभी वो किसी टाइम आते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अलग टाइम पे आते हैं। ये मत सोचेगा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है कमेंट्स करते हैं, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आपके कमेंट्स आते हैं तो। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टाइमिंग्स अलग अलग मत रखिए, आप किसी भी टाइम अगर ये लेक्चर सुनते हैं किसी भी टाइम सुनिए, आई डोंट माइंड इट। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये कि अपना एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए कि जिस टाइम आप ये रोज़ लेक्चर सुने। अब देखिए मुझे नहीं पता क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता ज़रूर होगा, तो अपने शेड्यूल अगर आप फिक्स रखेंगे ना कि हाँ मैंने इस टाइम ये करना है, तो मुझे लगता है कि आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं है कि जब ये कहा जाता है कि एक टाइम पे एक चीज़ करी गई और रोज़ अगर आप करते हैं तो उसको आप, अब देखिए क्या होता है कई बार सबकॉन्शियस माइंड से हमारे फ़र्क पड़ने लग जाता है। अब ये चीज़ें क्या हैं क्या नहीं, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने सुना था कि अगर एक चीज़ पर और मेरे को रिजल्ट्स दिखे हैं इस चीज़ के, तो मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि एक ही टाइम पे पढ़ने की। जब भी लेक्चर सुने, मेरा आपको मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 के बीच में आ जाता है हमेशा, तो आप कोशिश ये करिए कि आप अपना एक टाइम बना लीजिए, उसी टाइम पे कोशिश करिए सुनने की। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड हेल्थ, टेक केयर, बाय।